नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। तो यार बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री जिसका एग्जाम 28 फरवरी को होने वाला है, उसके मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका जैक बोर्ड से जुड़ी प्रत्येक अपडेट सबसे पहले दी जाती है और क्लास 12 के प्रत्येक सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ है। तो कौन सा स्थल आपका रावी नदी के किनारे है? तो बोलिएगा सर हड़प्पा। हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा हड़प्पा। ठीक है। अगर पूछे कि मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो मोहनजोदड़ो आपका आज रखिएगा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और ये जो आपका कालीबंगा है बच्चों, ये आपका घग्गर नदी के किनारे स्थित है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछे, तो सबसे बड़ा स्नानागार पूछे, तो सबसे बड़ा अन्नागार पूछे, ये सारा कुछ कहाँ पे आपका मोहनजोदड़ो है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। और ये जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज आपका किसने किया था? तो याद रखिएगा इसकी खोज आपका 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया था, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह आपका लोथल में स्थित था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा लोथल। और ये जो लोथल है बच्चों, ये कहाँ पे स्थित है? तो लोथल आपका गुजरात में स्थित है और ये आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महाजनपदों का विकास हुआ था। तो देखिए बौद्ध साहित्य के अनुसार तो जैन साहित्य के अनुसार, ये दोनों साहित्य के अनुसार भारत में टोटल आपका 16 महाजनपदों विकसित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 16 महाजनपद। अच्छा, कौन से बौद्ध साहित्य के अनुसार? तो याद रखिएगा बौद्ध साहित्य आपका था अंगुत्तर निकाय। ठीक है, ये जो अंगुत्तर निकाय ग्रंथ है इसी के अनुसार पता चलता है। और पूछेगा कि कौन से जैन साहित्य से ये पता चलता है कि भारत में आपका टोटल 16 महाजनपद था। तो याद रखिएगा कौन से जैन साहित्य से? तो आप याद रखना है भगवती सूत्र। ठीक है, भगवती सूत्र आपका जैन साहित्य है और अंगुत्तर निकाय आपका बौद्ध साहित्य है, जिससे पता चलता है कि भारत में टोटल 16 महाजनपद था, जिसमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद आपका मगध महाजनपद था। इसे आप लोग याद रखिएगा। मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है था। तो देखिए दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद आपका असमक महाजनपद था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा असमक। और ये जो आपका असमक है बच्चों, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित था? तो ये आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम यानी कि पहली बार आपका जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। और जेम्स प्रिंसेप ने आपका अशोक के अभिलेख को पहली बार कब पढ़ा था बच्चों? तो ये आपका 1838 में पढ़ा था, इससे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इंडिका किसकी रचना है। तो ये जो आपका इंडिका पुस्तक है बच्चों, ये आपका मेगास्थनीज की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था। तो देखिए जो महाभारत का युद्ध है ये आपका कहां पे हुआ था? तो पहली बात ये याद रखना है, ये आपका कुरुक्षेत्र में हुआ था। और ये आपका कितने दिनों तक चला था? तो ये टोटल आपका 18 दिनों तक चला था, याद रखिएगा। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 18। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो स्तूप आपका ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा बौद्ध धर्म। जैसे सांची का स्तूप, अमरावती का स्तूप, ये सब पढ़े ना जी। तो स्तूप आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है। तो देखिए महावीर स्वामी का जो जन्म है बच्चों, ये कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुंडल ग्राम में। ठीक है। अगर पूछे कि इसकी मृत्यु कहाँ पे हुआ था महावीर स्वामी का, तो मृत्यु इसका हुआ था आपका पावापुरी में, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। और ये जो महावीर स्वामी है ये आपका जैन धर्म का 24वें तीर्थंकर थे, इसे भी आप लोग याद रखना है।
मजा आ रहा है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म की किस शाखा में की गई है। देखिए जो बौद्ध धर्म है बच्चों, ये कितने शाखा में बटा हुआ है, तो ये आपका 2 शाखा में बटा हुआ है। एक हो गया आपका हीनयान और एक हो गया महायान। तो जो आपके मुक्तिदाता की जो कल्पना की गई है, ये बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है इसमें की गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा महायान। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो याद रखना है बच्चों, पुराणों की टोटल संख्या कितनी है, तो टोटल आपका 18 पुराण है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 18। अगर पूछे कि वेद कितनी है, तो वेद आपका टोटल 4 है। और ये 4 वेद कौन कौन से हैं, तो ऋग्वेद, अजर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। देखिए इतना रिलेटेड क्वेश्चन मैं बताते हुए चल रहा हूँ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रही है, ऐसा बात तो नहीं है सर डायरेक्ट बताइए ना, ऑप्शन में बता के तो चलिए निकलिए ना। तो देखिए ये आपका यूट्यूबर बताएगा, एक टीचर आपको सारा क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताएगा। जब टाइम नहीं रहेगा तो डायरेक्ट आपको बताते हुए चलेगा, ठीक है। अभी टाइम है आपके पास 2 से 3 दिन, ठीक है। और ये इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछेगा, टेंशन मत लीजिए, यही है तो इसी से रिलेटेड, बाकी बस इससे ज्यादा बाहर नहीं जाता है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अल बरूनी किस भाषा का जानकारी नहीं था। तो देखिए बच्चों जो आपका अल बरूनी है, इससे आपका सीरियाई भाषा की भी जानकारी थी, फारसी भाषा का भी जानकारी था, और ये भारत आकर के संस्कृत भाषा भी सीख गया था। तो जो अल बरूनी है इसे कौन सी भाषा का जानकारी नहीं था, तो इसे आपका यूनानी भाषा का जानकारी नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनानी भाषा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो जो आपका इब्न बतूता है बच्चों, इन्होंने कौन से पुस्तक की रचना किया था, तो इन्होंने आपका रहला पुस्तक की रचना किया था, याद रखिएगा। अच्छा ये बताइए जो आपका ये अल बरूनी था, अल बरूनी ने कौन सा पुस्तक की रचना किया था, तो इसे भी याद रखना है। अल बरूनी ने आपका किताब उल हिंद की रचना किया था। और ये जो अल बरूनी है बच्चों, ये अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों कि पीर का अर्थ क्या है। तो देखिए जो पीर है, पीर का अर्थ होता है गुरु, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि प्रसिद्ध सूफी संत मुजाहिद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है। तो जो आपका प्रसिद्ध सूफी संत है बच्चों मुजाहिद्दीन चिश्ती, इसकी दरगाह कहाँ पे स्थित है, तो अजमेर में स्थित है, याद रखना। एक होता है आपका निजामुद्दीन औलिया, कंफ्यूज नहीं करना, निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है ये दिल्ली में है, और शेख मुजाहिद्दीन चिश्ती की दरगाह आपका अजमेर में है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अलवर संप्रदाय के लोग किस देवता की उपासना करते थे। तो जो आपका अलवर संप्रदाय के लोग थे बच्चों, ये आपका विष्णु की पूजा करते थे, यानी कि विष्णु भगवान की उपासना करते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा विष्णु। अगर पूछे कि आपका जो नयनार संत थे, नयनार संप्रदाय के लोग थे, ठीक है, यहाँ पे नयनार मैं लिख देता हूँ, नयनार संप्रदाय के लोग थे, एक किसकी पूजा करते थे, तो नयन, नयन का मतलब क्या होता है, आंख होता है, और तीसरा आंख किसका था, तो बोलेगा सर शिव जी का। तो नयनार संत आपका शिव की पूजा करते थे, और जो आपका अलवर संत थे ये विष्णु की पूजा करते थे, उपासना करते थे। इससे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपका हरियर और भूका नामक 2 भाइयों ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा हरियर और भूका। और ये जो आपका हरियर और भूका है बच्चों, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया था, तो याद रखना है 1336 ईस्वी में। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, 19वां क्वेश्चन कि तेलुगु साहित्य आमुक्त माल्यद की रचना किसने किया है। तो देखिए पहली बात याद रखना है कि ये जो आमुक्त माल्यद है बच्चों, इसकी रचना किसने किया है, तो ये आपका कृष्णदेव राय ने किया है। और कौन से भाषा में क्या है, तो तेलुगु भाषा में क्या है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अकबरनामा की रचना किसने किया। तो जो आपका अकबरनामा है बच्चों, इसकी रचना आपका अबुल फजल ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। और ये जो आपका अकबरनामा है बच्चों, इसका टोटल कितने भाग है, तो इसके टोटल आपका 3 भाग है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि संथाल विद्रोह कब हुआ। तो जो संथाल विद्रोह है ये आपका संथाल परगना में हुआ था, जिसका नेतृत्व आपका सिद्धू और कानू नामक 2 भाइयों ने किया था। चांद भैरव भी थी और भैरव भी था और फूलो जानो भी थी, इस 6 वो आपका भाई बहन थे, ठीक है। और इसकी आपका ये जो विद्रोह है बच्चों अंग्रेजों को खिलाफ हुआ था संथाल परगना में, और ये संथाल विद्रोह आपका 1855 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि दामिनी कोक क्या है। तो ये जो दामिनी कोक था बच्चों एक भूभाग था, यानी कि संथालों की भूमि को दामिनी कोक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा संथालों की भूमि। और ये जो संथालों की भूमि है, संथाल परगना है, अभी उसी को दामिनी कोक कहा जाता था, राजमहल वाला क्षेत्र को। उसके बाद देखिए अच्छा को राजमहल साहिबगंज से कोई वीडियो देख रहे क्या, कमेंट कीजिएगा तो देखते हैं कि कहाँ से वीडियो देखा जाता है। आज मैंने जियोग्राफी में आपको बताया था कि कौन कौन जियोग्राफी कोडरमा से वीडियो देखते हैं, अभरक वाला क्वेश्चन था, तो वहाँ बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था सर हम कोडरमा से देखते हैं। तो कमेंट तो एक बार कीजिए, देखते हैं कि आपका साहिबगंज तरफ से कौन कौन वीडियो देखते हैं संथाल परगना से।
चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था। देखिए इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट पूछ सकता है कि 1793 में अस्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया था, तो वही जो गवर्नर होगा उसी ने लागू किया होगा। ठीक है, तो ये किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कब किया था, तो 1793 में। और इसी को अस्थायी बंदोबस्त को आपका इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कहां से हुआ था। तो जो 1857 के विद्रोह का प्रारंभ है बच्चों, ये कहां से हुआ था, तो याद रखना है ये आपका मेरठ से हुआ था। अच्छा कौन से डेट को हुआ था, तो ये आपका 10 मई, कब, 10 मई को आपका ये प्रारंभ हुआ था, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सहायक संधि व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया था। तो जो आपकी सहायक संधि व्यवस्था है बच्चों, इसे आपका लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। और याद रखना कब प्रारंभ किया था, तो लगभग 1765 के आसपास। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था। तो जो चोरी चोरा कांड है बच्चों, एक कब हुआ था, तो पहली बात तो ये 1922 में हुआ था, सभी लोग जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे स्पेशल डेट दिया गया है, तो याद रखना 4 फरवरी 1922 को। कहाँ पे, 4 फरवरी 1922 को हुआ था। गोरखपुर का एक जगह है आपका चोरी चोरा, वहां पे हुआ था, जिस वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या किया था, वापस ले लिया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु आपका गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए बच्चों एक वीडियो आएगा 200 क्वेश्चन का PYQ, ठीक है, ये PYQ जिसमें मैं आपको 2012 से लेकर के 2024 तक, ठीक है, इसमें आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया लगभग 200 क्वेश्चन बन जाता है। ये 200 क्वेश्चन में अगर आपको करवा दूंगा तो इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाने की संभावना है। अगर जाएगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछेगा, ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको उस वीडियो में करवाऊंगा। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। सोशियोलॉजी का एग्जाम हुआ, उसमें भी अधिकतर क्वेश्चन PYQ पूछा गया। जियोग्राफी का आज एग्जाम हुआ है, उसमें भी अधिकतर क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन पूछा गया। आपका इकोनॉमिक्स का हुआ था, उसमें भी अधिकतर क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी में भी अधिकतर क्वेश्चन आपका PYQ पूछा गया था। तो जैक बोर्ड में अधिकतर 80% क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो ये जो वीडियो आएगा ना आपका पॉलिटिकल साइंस का भी आएगा और आपका हिस्ट्री का भी आएगा, तो ये सब आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का भी और हिस्ट्री का, ठीक है, दोनों आप, और हाँ दोनों का तैयारी साथ ही साथ करते चलिए। देखिए एक वीडियो में हिस्ट्री का अपलोड करूंगा, एक वीडियो में पॉलिटिकल साइंस का अपलोड करूंगा, दोनों आप लोग देखते हुए जाइएगा, क्योंकि देखिए दोनों का एग्जाम आपका हिस्ट्री 28 को है और 1 मार्च को आपका पॉलिटिकल साइंस है, गैप दिया ही नहीं है। तो ये जो आपको गैप मिल रहा है 3 दिन का ना, इसमें दोनों की तैयारी करते हुए आपको चलना है। बात समझ रहे हो ना जी। हाँ चलिए आगे देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। आप क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। देखिए जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था उस समय 2 तरह के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी। पहले आपका अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति थी, फिर उसके बाद 1 दिन के बाद आपका पहला बैठक के बाद अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया। तो जो आपका अस्थायी अध्यक्ष थे ये आपका कौन थे, तो पहली बात अस्थायी अध्यक्ष याद रखेगा, तो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपका अस्थायी अध्यक्ष थे। और जो आपका अस्थायी अध्यक्ष थे ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। याद रखना ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो यहाँ पे किसमें दिया गया 26 जनवरी 1950, और ये बन करके तैयार कब हुआ था, तो ये आपका 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था। इसे आप लोग याद रखेगा। तो लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। आखिरी क्वेश्चन है क्या है कि भारत संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। तो ये बच्चे पढ़ते आ रहे हैं 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ठीक है। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 18 दिन, ये तो 11 दिन दिया, कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 वर्ष है, ये भी कट जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन को काटना सीखिए, एकदम आसानी से बन जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि आंसर हटना ही जाए, ऑप्शन आप काट सकते हैं कि 11 दिन पढ़े, 18 दिन पढ़े थे, तो 18 दिन यहाँ नहीं है, 1 कट गया, 18 दिन यहाँ है, लेकिन 2 वर्ष भी पढ़े थे, तो ये तो हो भी नहीं करेगा, तो 2 वर्ष 11 माह, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन को भी काटा जाता है। आगे आप जब कंपटीशन की तैयारी करोगे ना, जैसे SSC की तैयारी, JSSC की तैयारी, UPSC की तैयारी, तो वहाँ पे यही ऑप्शन एलिमिनेशन जो आपका ट्रिक है वही काम करता है, ठीक है। और आगे मैं आपको बताऊंगा सारा कुछ, टेंशन मत लीजिए, चैनल से जुड़े रहिए। बाकी आपका एग्जाम के बाद आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रुप डी का फॉर्म तो भर भी किया होगा भाई साहब, और गरीब आदमी ही ग्रुप डी का फॉर्म भरता, बहुत सारे विद्यार्थी ने भरा है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार, आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा, और इस चैनल को क्या कीजिएगा, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सभी दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। भला वाला काम है भाई साहब, दोस्त के पास वीडियो शेयर नहीं करते हैं कि वो पढ़ लेगा तो ज़्यादा नंबर आएगा, तो दोस्ती ही नहीं, वो सिर्फ मतलबी होता है, ठीक है। तो दोस्ती सब ले दे के चलता है, ठीक है। चलिए यही था, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।